फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही आपसे विनती है। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं वर्णवाल की पुस्तक, जिसमें इतिहास मध्यकालीन इतिहास से है। उसमें हमने पूर्व मध्यकाल से प्रश्न लेकर आए थे। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत। आज हम लेकर के आए हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक शासन था दिल्ली सल्तनत का? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। आइए इनके प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या सहित रहेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1210 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक था जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। वह गुलाम वंश का संस्थापक था जिसने किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वह मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज किया था। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम थे, ना कि राजा। इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? मामलुक वंश, गुलाम वंश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है रजिया, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी करते हुए विजित प्रदेशों का शासक घोषित किया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है रजिया, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। उसी ने चांदी का टंका, तांबे का चीतल प्रचलित किया था जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। इससे पहले सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदियों के प्रचलित प्रतीक शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने उस कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पहला ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घुड़सवारी से हुई थी। घुड़सवारी से गिरने के कारण हुई थी और शायद चौगान खेलते समय हुई थी। पंजाब पर अधिकार करने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन औलदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी। बुंदेलखंड के कालिंजर किले का घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी और उसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही राइट आंसर डी होगा। हम चर्चा करते हैं, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? लाहौर को। उसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। चौगान जो मतलब आज के समय में पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया। वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे मोहम्मद गौरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। लाखों का दान करने के कारण इसे क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया। ये भी सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। ये भी सही है। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। ये भी सही है। और राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। ये भी सही है। लेकिन इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। इसने किसकी पदवी ग्रहण की थी? सुल्तान की। तो ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? केवल 1, 2, 3, 4, केवल 5, 4 मतलब 2 और 5। तो यही आंसर ए सही है। खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया था। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। उसने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कोई सिक्का जारी नहीं किया था। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। उसने सुल्तान का पदवी ग्रहण भी नहीं किया था। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? पहला ऑप्शन है अफगानों का, दूसरा ऑप्शन है मंगोलों का, तीसरा ऑप्शन है तुर्कों का, चौथा ऑप्शन है अरबों का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान कौन थी? प्रथम महिला शासक थी जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। किसकी सहायता से? तुर्कों की सहायता से। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः उसे सत्ता से हटा दिया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबल के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। दूसरा ऑप्शन है, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। चौथा, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब संबंध में सही। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये उसने नहीं किया था। यद्यपि भारत में एकता प्रणाली को मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, परंतु उसे व्यवस्थित रूप से भारत में चलाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तादार था जिसे झांसी की इक्तादारी प्रदान की गई थी। इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। यह ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का भी प्रचलन कराया, जैसे नौरोज उत्सव। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बलबन ने क्या चलाई थी? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। मतलब साम्राज्य विस्तार करने के लिए बलबन ने क्या रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीर और विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया था। उसने राजस्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। यह विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत खुदाई है तथा सुल्तान का निरंकुश होना भी आवश्यक है, उसके अनुसार था।
ये प्रश्न है खिलजी वंश के। किसके प्रश्न है? खिलजी वंश के। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, तीसरा ऑप्शन है खुसरो खान, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसका शासन दिल्ली में 1296 से 1316 ईस्वी तक था। उसका शासन कब से कब तक था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था: निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद, धर्म और राजनीति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार अधिनियम नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रख रखाव के लिए प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल एवं केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, और जिसे सराय अदल कहा जाता था, और तृतीय घोड़े एवं मवेशियों एवं गुलामों का बाजार। ये 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है रामचंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है प्रताप रुद्र देव, तीसरा ऑप्शन है मलिक काफूर, चौथा ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का क्या था? शासक था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी तेलंगाना होयसल का अभियान चलाया, जिससे उसने देवगिरी के यादव राजा हरिश्चंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टंका, एक स्वर्ण छत्र एवं रायन की उपाधि प्रदान की थी। अब है तुगलक वंश का प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है दोआब में कर वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तीसरा ऑप्शन है राजधानी परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है खुरासान अभियान। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 3 2 4, 4 2 1 3। तो दोआब में कर वृद्धि कब आया था? 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि। राजधानी परिवर्तन 1326 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में, खुरासान अभियान 1330 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब सी, 1 3 2 4। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है बलबल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा और दफ्तर रोजगार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वह कौन था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका राइट बी, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था।
फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। और फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सुल्तान युग का अकबर भी कहा जाता है। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो इब्न बतूता कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह कहाँ का निवासी था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। उसकी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? रहला उसकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? पहला ऑप्शन है कला, दूसरा ऑप्शन है संगीत, तीसरा ऑप्शन है हस्तलिपि, चौथा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? दर्शन शास्त्र में कुशल था। मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1391 ईस्वी तक शासन किया। वह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था और खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। राजमुंदरी अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को भी समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विरोध आरंभ हो गया। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां सैद्धांतिक होती थी ना कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था परंतु वर्तमान की स्थिति को ना देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। किसने सन 1329 से 1330 के मध्य तांबे के सिक्कों का प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से 1330 के मध्य तांबे के सिक्कों का प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांगे की प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना आरंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक कुबलई खान से ली थी। दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर। पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा निजामाबाद, चौथा भोपाल में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए।
के द्वारा स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा बहलोल लोदी, चौथा खिज्र खां। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को आपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी ने अगबानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी यही है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ तो संस्थापक था, या तो क्या है अंतिम शासक। पहला ऑप्शन है बहलोल वंश, दूसरा इब्राहिम लोदी, तीसरा है दौलत खान लोदी, चौथा सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। और मुगल साम्राज्य की क्या थी? नींव डाली। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ था। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया। चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा, आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। एवं 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा मस्जिदों का सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन है रजिया, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है बहराम शाह। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बलबन। बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर ए, बलबन। मतलब राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी बलबन ने की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। इसकी राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य थे राजवंशज, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को दैविक संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट वीडियो के आएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।